तो पिछली वाली वीडियो में काफ़ी बच्चों के दिमाग में डाउट्स रह गए होंगे, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे। तो कई सबसे पहले बच्चों के दिमाग में डाउट्स हम बता देंगे आखिर क्या क्या आया होगा, तुम लोग बाद में सोचना क्या आएगा। बायोट सेवट में सबसे पहले जो तुम्हारा डाउट्स आया होगा वो आया होगा, भैया आपने सिर्फ छोटे से करंट एलिमेंट के बारे में बताया है, आप पूरे वायर के बारे में ही बता दीजिए। तो मैं कहूँगा देखो बड़े ऊपर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो आधे बच्चे यहीं खुश हो गए होंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आओ कहाँ कि भैया जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम क्यों करते हैं। क्योंकि बच्चे अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो सारी जिम्मेदारी जिनने किताबें बनाई हैं, जिनने लॉ दिए हैं, जो पढ़ा रहे हैं उन पर डाल देते हैं। सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आया होगा भैया हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं बाउट-सेविट्स लॉ में, क्या ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, मेरे पीले, जो बाउट-सेविट्स लॉ है वो एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू निकाली गई है, समझे कि नहीं। मतलब पहले प्रैक्टिकल किया, उसमें देखते गए तो उस तरीके से देखा क्या कि उन्होंने देखा कि इस तरीके से उन्होंने देखा आई पे डिपेंड कर रहा है, फिर उन्होंने देखा कि साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फिर देखा डीएल पे कर रहा है, फिर देखा 1/r² पे कर रहा है। ये जब सारी चीज़ें मिला के कंबाइन करके बनाया तब जाके लॉ बना है, ऐसा अपने मन से कुछ भी लॉ नहीं बनाया है। तो इसलिए इसका तुम्हें लॉजिक नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम वेक्टर लॉ क्यों कर रहे हैं। आप समझ में आएगा क्रॉस प्रोडक्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारी उस मतलब वो एक प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सारा काम सेट किया फॉर्मूले में, समझे ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे तुमने देखा होगा पानी होता है वाटर, ये बेसिकली बना है H2O से। तो अगर मान लो तुम लैब में अगर वाटर प्रिपेयर करते हो तो तुम क्यों कहते हो कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई वो नेचर में उसकी ही ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा अगर इसे कैच करो तो समझ में आएगा। तो इसमें आखिरकार वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है कि ताकि हमें यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लाना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देखो हमने क्या जाना कि हमारे पास छोटा सा जो करंट एलिमेंट होता है, इतना सा छोटा सा, जिसकी लेंथ होती है dl, इसमें से करंट फ्लो होता है I। तो इसकी वजह से अगर तुम यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो तुम आराम से निकाल सकते हो। जैसे नहीं होता कि हाँ अगर तुम छोटा सा तुम्हारे पास चार्ज होता था, मतलब dq चार्ज है, और तुम अगर मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो तुम आराम से d = होता था क्या 1/4πε0 dq/r²। ऐसी कहानी है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा dl है, मतलब इसे करंट एलिमेंट जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला होगा dB = μ/4π IdL sin θ/r²। देखो बेटा एक चीज़ बता दें कि हर एक वीडियो में एक एक चीज़ रिपीट नहीं करी जा सकती है। तो बाउट-सेविट्स लॉ में जितनी भी तुम्हारे डाउट्स, जितनी समस्या होंगी तो एक बार वीडियो देख लेना, वहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे इसकी हेल्प से तुमने क्या निकाला था, एक निकाले था कि मान लो तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक वायर है, उसके वजह से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कि नहीं निकाला था। तुमने ये बताओ प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना। तुमने स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कि नहीं निकाली थी ना। ऐसे ही यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। हमारे सबसे पहले यहाँ शुरुआत होती है किससे, वो होती है वायर से। कि मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, क्या है, एक वायर है। जैसे मान के चलते हैं कि जो तुम्हारे घर है, घर के आसपास एक खंबा होगा और खंबे से यहाँ से निकला होगा एक तार जिसमें से करंट फ्लो होता है। क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये मान लो खंबा है, एक खंबा लगे हैं और तुम चाहते हो कि हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तुम चाहते हो कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को जो 10 मीटर का ये वायर है, ये 10 मीटर का वायर है, और इस खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं हम 8 मीटर। तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी वजह से यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इस पूरे वायर से। पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ करंट एलिमेंट से थोड़े से पार्ट के बारे में निकालते हैं, हम पूरे से निकालने वाले हैं। तो जो बच्चे पहले से वीडियो कवर करते आ रहे होंगे, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ा मुझसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, उन्हें यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, घबराने वाली बात नहीं है।
तो देखो कुछ इस तरीके से देखो, वो सब अपन भूल जाए वायर है, अपने सोचते हैं कि अपने पास एक छोटे छोटे से करंट एलिमेंट है। देखो इस कॉन्सेप्ट को जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा ही रहेगा, और ज़्यादा अगर स्किप कर करके वीडियो देखोगे ना तो ब्रेन से भी तुम्हारे स्किप ही हो जाएगा। इसलिए देखो मुझे ये पता है कि तुम्हारे दिमाग पे क्या बीतती, क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, उसे भी पता रहता है कि आखिरकार कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। तो यहाँ अपनी बुद्धि ना लगाए तो बेहतर रहेगा। हमने क्या किया कि हमने इस वायर को ऐसे मान लिया कि ये छोटी, ये रहा करंट एलिमेंट, ये रहा करंट एलिमेंट। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं हमारे पास है ए, मान लेते हैं 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। और इसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, वो मान के चलते हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है, मान के चलते हैं 3 एम्पियर। कन्फर्म है? यहाँ निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उससे पहले अपन एक बात रखते हैं कि मान लो जो तुम्हारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, और यहाँ बताओ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तुम कहोगे कि भैया हर किसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, उसका फिर वेक्टर करेंगे। कुछ ऐसे ही करते थे कि नहीं करते थे? कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ होने वाला है कि इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब हर किसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी होगी होगी, वो हम सब बाद में निकालेंगे। हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल पोजीशन ले लेते हैं। हमने मान लिया कि हम यहाँ से लेके यहाँ से डिफाइन करते हैं इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r मान लेते हैं, इसे बोल देते हैं r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। हम मान के चलते हैं कि 7 मीटर है। और हमने बोला था कि करंट एलिमेंट मतलब करंट के डायरेक्शन में और जो पोजीशन वेक्टर उनके बीच में बनता है थीटा एक एंगल। तो मान लो ये रहा थीटा। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और हम मान के चलते हैं कि ये dl है। हम क्या चाहते हैं कि dl की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इंटीग्रेशन करके हम पूरी कहानी कर लेंगे, तो ध्यान से समझते जाना। इतनी सिंपल सी हमने बात जान ली है। देखो यहाँ से जब हमने इसे ज्वाइन किया तो एंगल बनेगा नहीं कुछ ना कुछ, तो इसका नाम रख दिया हमने φ1। कितना नाम रख दिया? φ1। हम मान के चल सकते हैं कि ये है 30 डिग्री, मान के चलते हैं अपनी मर्जी से। इतना जान गए हो? और नहीं, चलो ये फाई है, सिर्फ सिंपल सा फाई है। देखो ये फाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है φ1। और हम मान के चलते हैं कि ये कितना है? ये हो गया 60 डिग्री। मान लो इस कोने से, मतलब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का बना रहा है कितना है? φ1। फिर हम इसको इस कोने को जोड़ देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है φ2। और हम मान के चलते हैं कि हमारे पास है 55 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया ये आपने ये लाइन क्यों ली है? ये बेसिकली हमने लिया है एक रेफरेंस लिया है। रेफरेंस अपन ने इस तरीके से लिया है कि इस लाइन के इसके परपेंडिकुलर बना दिया। रेफरेंस होता ताकि रेफरेंस से कुछ बहुत सारी चीज़ें आसान होती जाती हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की हम डिस्टेंस मान लेते हैं l। ये बात अलग है कि ये dl है, इतना सा पार्ट dl है और इतना पार्ट है l। ये 7 हो गया, ये 5। हम मान के चलते हैं कि अपने पास है 4 मीटर। समझे कि नहीं? पूरे लेंथ की बात नहीं कर रहे हम, जस्ट इसने की कर रहे हैं। ये जनरल पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली है कितनी है अपने पास? l। यहाँ तक तो शायद तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले तुम निकाल लो कि इस करंट एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ। दिक्कत यही है कि तुम कहोगे भैया आपने पिछली वाली वीडियो में बताया था, हम बिल्कुल सच्ची दिल और जी जान से हमने वहाँ पढ़ाई करी है, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है sin θ/r², क्योंकि सिंपल मैग्नीट्यूड निकला है और कोई बात नहीं है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अब देखो तुम्हें बेसिक सी मैथमेटिक्स देखनी है। देखो बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ
ए अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए 90 है, देखो 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ तक तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाइव। अब क्यों कर रहे हैं वो हम आगे बताएंगे, इतना सिंपल सा तुम्हें याद रखना है। क्योंकि देखो इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये सब एंगल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती। देखो बेसिक सी हम जो रेफरेंस लेते हैं उसके मतलब उसके एंगल से सोचते हैं। जैसे मान लो, सुनो, तुम ये बायर है और तुम यहाँ खड़े हो, तुम अपने हिसाब से देखोगे कि यहाँ एंगल कितना है और यहाँ एंगल कितना है। अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। तुम देखोगे कि मान लो इस बायर पे एक चिड़िया बैठी है, तुम देखोगे कि यहाँ से कितना एंगल बन रहा है। तुम अपने हिसाब से देखते हो ना कि यहाँ से हम यहाँ से ये सीधा देखा तो फिर तुमने देखा कि यहाँ से कितनी एंगल बन चिड़िया बैठी है। आगे आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसलिए अपन ने क्या किया है कि साइन थीटा जो है उसको रिप्लेस कर देंगे साइन 90 माइनस 5। इसका आंसर हो जाएगा कॉस 5। एक कैसे आया है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री वीक हो, मैथ वाला पार्ट वीक हो, तो वो भी मैंने वीडियो कवर कर रखी हैं। चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, मैं तीनों सब्जेक्ट कवर करके चलता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं, तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। चलो फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ कि जब ये पता है यहाँ 90 होता है तो ये साइन कोस में चेंज हो जाता है। बेसिकली इतनी सिंपल से ये भी याद रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज़्यादा डीप में जाएगा तो परेशान हो जाओगे। और मैथ वाली बात बच्चे बहुत अच्छे समझ आए हो कि इसका क्यों हो रहा है कॉस थीटा कॉस 5। अगर डिटेल में पढ़ना है जो बायो वाले हैं तो मैंने एक सीरीज़ बनाई है मैथमेटिक्स की, ऊपर जाके देख लें, ट्रिग्नोमेट्री बाय KP सिंह सर्च करना, तुम्हें वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। देखो बहुत आसानी समझते हैं हम। कहानी दोबारा इस पर लौट के आते हैं। देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। ये बेसिकली फाई एंगल है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी R है। समझे कि नहीं। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ बेटा कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई तुम जानते हो कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तुमने क्या जाना है कॉस फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बोलते जैसे थीटा चिपक के जा, हाइपोटेन्यूज बोलते सबसे बड़ी साइड, A अपॉन R। हो गया कि नहीं। कॉस फाई इक्वल टू हो गया A अपॉन R। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तक बात समझ ली है। तो हमने क्या देखा कि R इक्वल टू हो गया है A अपॉन कॉस फाई है। तो इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो कि A सेक फाई, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा है। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक सी सिंपल सी है। इतना जान लो कि 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स। इतनी सी बेसिक सिंपल सी बात जान ली है कि नहीं। देखो अगर मैं पूछूं तुमसे, क्या पूछूं कि टेन फाई इक्वल टू कितना होता है, टेन फाई, ये फाई है, तुम कहोगे टेन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन L। तो L इक्वल टू क्या हो गया है टेन फाई, सॉरी L इक्वल टू अपने पास क्या हो गया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ए होगा L अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो L इक्वल टू क्या हो गया है A टेन फाइव। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब ये ना पूछो क्यों कर रहे हैं, बताएं क्यों कर रहे हैं। बस इतनी बातें तुमने याद रख ली हैं, ये सब एक बार अपने दिमाग में सेट कर लो। इतने अपन ने जाना है, क्या जाना, इतनी हमने बातें जानी हैं। देखो अब हम आ जाते हैं उसी चीज़ पे। अभी तक हम क्या जाने हैं कि DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I
डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं आगे की। हमने क्या देखा है कि साइन थीटा इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, कॉस 5। इतनी तो बेसिक सिंपल सी पिछली वाली मतलब पीछे अपन देख चुके हैं। देखो और अपन ने क्या देखा है, और अपन ने देखा है कि आर इक्वल टू जो है वो है ए सेक 5। कन्फर्म है। तो हम क्या करेंगे कि डी बी इक्वल टू, अब क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा, घबरा नहीं। 5 आई डी एल साइन थीटा हो जाएगा कॉस 5, ये हो आर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर तुम इसको क्या करने जाओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तक बेसिक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अब हम गेम खेलने वाले इस पे, किस पे खेलने वाले, इस पे। अब बच्चे मन के सच्चे क्वेश्चन पूछते अच्छे अच्छे, दिमाग में किसी के ये भी आ सकता है कि भैया बताइए आखिरकार ये सब हमने क्यों चेंज किया। क्योंकि देखो अगर तुम इसमें देखोगे और यहाँ निकालने वाले थे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या थी, ए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर थी, और यहाँ से लेके दूरी एल थी। तो अगर तुम एक चीज़ देखोगे कि देखो ये आर भी वेरिएबल है, क्योंकि अगर आर यहाँ से लेके यहाँ तक का 7 मीटर मान के चलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, उसकी आर की वैल्यू मान लो 10 मीटर हो गई है। चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ये एल भी वेरिएबल है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 मीटर भी हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ एल वेरिएबल है और आर वेरिएबल है, समझ रहे कि नहीं। अगर ये वाला एंगल तुम्हारे पास 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है। मतलब हमने देखा कि एल वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, और तुमने देखा कि फाई भी वेरिएबल है। फाई बोलो या फिर ये थीटा बोलो, थीटा ए भी वेरिएबल है। तो हमने देखा कि इस इक्वेशन में कितनी चीज़ वेरिएबल है। देखो क्या क्या वेरिएबल है, आर वेरिएबल है और ये थीटा वेरिएबल है। तो हम कुछ ऐसा तिगड़म बढ़ाते हैं कि कम से कम हमारे पास एक वेरिएबल बचे, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर 2 वेरिएबल तुम सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 2 इक्वेशन चाहिए पड़ती हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल से सारा कारनामा करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा कन्वर्जन करते हैं और पूरे जो वेरिएबल चीज़ है उसको हम किस चीज़ में लाना चाहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू में, इसलिए तिगड़म बढ़ा रहे हैं। समझे कि नहीं। देखो अपन ने यहाँ क्या किया है, जब आर को अपन ने ए सेक थीटा में चेंज किया तो क्या चेंज हो गया है कि देखो आर वेरिएबल था, ये देखो कांस्टेंट हो गया है, और सेक फाई एक वेरिएबल बचा अपने पास। तो अगर तुम देखोगे तो इस इक्वेशन में तुम्हारे पास देखो सिर्फ एक वेरिएबल रह गया कि नहीं, फाई और फाई, जान गए कि नहीं। अब जो दिक्कत आ रही वो आ रही डी एल पे, कि आखिरकार तुम्हें डी एल से तुम्हें किस तरीके से चेंज करना है। हमने क्या जाना है कि एल इक्वल टू क्या होता है, ए tan 5। अभी हाल जाना कि नहीं, ए tan 5। हम क्या करना चाहते हैं, डी एल करना चाहते हैं। तो तुम क्या करो, सुनो, इन दोनों इक्वेशन को डी एल अपॉन डी थीटा से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी फाई से, समझे कि नहीं। तो इसको करोगे तो ये डी एल अपॉन डी फाई हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। ये जान लो कि ये डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है कि अगर डी टेन थीटा अपॉन डी थीटा का तुम करते हो तो सेक स्क्वायर थीटा आता है। ये रूल है, बस जान लो डिफ्रेंशिएशन का मैथ में। तो हमने क्या जाना है कि डी एल इक्वल टू हो गया है ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक कैसे आया है, तुम कहोगे भैया ये आया है डिफ्रेंशिएशन से। डिफ्रेंशिएशन कैसे, मैथ का एक पार्ट है। तो अब देखो हमने एल भी गायब कर दिया है, डी बाई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह रख दो ए सेक स्क्वायर 5 और डी 5 कॉस 5 अपॉन ए स्क्वायर
सेक स्क्वायर 5। देखो तुम क्या करोगे, सेक स्क्वायर 5 और सेक स्क्वायर 5 कैंसिल, ए से एक कैंसिल, अपने पास क्या बचा है, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया है अपने पास। क्या आया है, आई कॉस 5 d5। अगर तुम पूरी इक्वेशन में देखोगे तो सिर्फ तुम्हारे पास देखो ए चीज़ रह गई ना वेरिएबल, देखो ए चीज़ इतनी सी 5 वाली, और तो कोई वेरिएबल नहीं, तो करंट वेरिएबल है नहीं है, म्यू नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है और 4 पाई तो कांस्टेंट है। इतनी सी कहानी हो गई है। सारे कन्वर्जन इसलिए करते हैं ताकि उस इक्वेशन को और आसानी से हम लोग बना सकें। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने क्या कहा था, जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये पहला क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, ये उसका रिजल्टेंट, नहीं पता तो पहली वाली जाके वीडियो देखें। तो हम क्या करेंगे कि देखो करंट का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर, ये हथेली का फेस अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इनसाइड होगा। समझे कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जा रही है इनसाइड। इनसाइड कौन सी में है, अगर तुम देखो राइट हैंड साइड इनसाइड है और लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालोगे तो आउटसाइड निकलती दिखेगी इस वायर की। अभी बताएंगे और भी क्लियर कर देंगे, मुझे पता है यहाँ दिक्कत आ गई होगी। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे आगे धीमे, यहाँ तक अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाके वीडियो देख लें और मतलब रिवाइज कर लें। अब देखो सारी कहानी किस पे रहेगी, इंटीग्रेशन पे। हम क्या करते हैं कि हमने इतने से पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, पूरे से निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या करोगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, देखो ए एंगल है और एक एंगल अपने पास ए है, ए अपनी एक रेफरेंस पॉइंट है। अगर यहाँ तुम देखते हो तो देखो ए क्या है, φ1 φ2। देखो बहुत आसानी से करेंगे, घबराओ नहीं। देखो बेसिकली ये क्या है, ये φ1 है और ये क्या है, ये φ2 है। हम क्या करते हैं कि जो रेफरेंस है इससे नीचे वाले को मानते हैं नेगेटिव का एंगल और ऊपर वाले को मानते हैं पॉजिटिव एंगल। तो तुम्हें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। अब इंटीग्रेशन तुम d5 इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट भी यहाँ उसी के में आएगी। हमने क्या कहा, -φ1 से लेके φ2 तक, म्यू नॉट 4 पाई cos 5 d5 -φ1 से φ2 तक। इंटीग्रेट करोगे, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, तो ये चीज़ निकल आएगी बाहर, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा। तो म्यू नॉट आई 4 पाई और cos 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sin 5। अब sin 5 क्यों होता है तुम इतना जान लो कि cos थीटा एक और डी थीटा, इसका आंसर होता है sin थीटा। तो अपर लिमिट ऊपर रखते हैं, लोअर लिमिट नीचे रखते हैं। ये पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू कितना आया है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। इसका देखो बेसिकली आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, सिंपल। ये सोचो कि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन वाला साइन कैंसिल हो जाता है। बायो वाले इतना ही समझो, बहुत है तुम्हारे लिए। हमने क्या करा है, पहले किया है sin φ2 माइनस साइन माइनस φ1। अब एक चीज़ तुम जानते, क्या जानते हो, एक चीज़ बताते हैं। देखो कि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एक चीज़ जान लो। लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये थोड़ा मैथ का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक हो तो एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक देख लें, मैंने बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया है। तो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन φ2 प्लस साइन φ1। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। तुम कहोगे भैया इतनी देर से कथा सुन रहा है लेकिन मज़ा फिर भी नहीं आया। आपने तो कह दिया कि हाँ भैया मैग्नेट कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू आ जाती है 4 पाई
अच्छा, यहाँ कुछ मिसिंग कर दिया था क्या मैं? देखो ए जो ए था ना, ए यहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा और ए आ जाएगा। बेसिक सिंपल सी बात है ए, कि यहाँ ए आता जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने मिस कर दिया था लिखने में उसमें कोई चेंज नहीं, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। देखो तो हमने क्या देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ गई है ए, और साइन फाई 2 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब तुम कहोगे भैया ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन कराओ तभी समझ में आएगा। हम कहेंगे बेटा बिल्कुल कराएंगे, लेकिन पहले एक स्पेशल केस बता दें, क्योंकि स्पेशल केस बताने से तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि इनफिनाइट वायर से भी तुमसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखो इसे तुम समझाते हैं इस तरीके से कि मान लो ये तुम खड़े हो यहाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ देखो, तुम कहोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल इतना बन रहा है। अगर मैं कहूँगा तुम यहाँ से देखो, तुम कहोगे भैया यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बढ़ रहा है। तुम एक चीज़ देखोगे कि जैसे जैसे दूर देखते जा रहे हो वैसे वैसे एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। और मैं अगर कहूँ कि इन्फिनाइट पे देखो, तुम इन्फिनाइट पे तुम्हारी आँख बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो एंगल हो जाएगा 90। कुछ यहाँ भी इसी तरीके से बताने वाले हैं। क्या यहाँ भी कुछ इसी तरीके से कहानी होने वाली है? देखो इस तरीके से समझते हैं। हमने क्या कहा कि अगर मान लो तुम्हारे पास इनफिनाइट वायर है और तुम मान लो यहाँ खड़े हुए हो, मान लो तो बहुत पास में हो गया है, मान लो तुम यहाँ खड़े हुए हो, तो तुम इस कोने को देखोगे तो तुम यहाँ तो वैसे 90 नहीं लग रहा है, लेकिन ये इनफिनाइट पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें 90 ही नज़र आएगा। मान लो ये रेफरेंस है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में से काफ़ी डिटेल में बताया है, यहाँ तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो ये होता है ना, ये फाई 2, ये हो जाएगा पाई/2 मतलब 90। और सेम टू सेम कहानी तुम्हें इसके लिए भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये फाई 1 ये भी हो जाएगी पाई 2। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। अगर जिससे दिक्कत हो तो एक बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देख लें, तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा एक टॉपिक। तो अगर तुम्हारे पास इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है और किसी के दिमाग में आ रहा हो ये इन्फिनाइट नाम की क्या चीज़ होती है, तो मैं बता दूंगा इन्फिनाइट एक रेफरेंस लिया जाता है, वैसे इन्फिनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर ये भी समझना कि इन्फिनाइट क्या होता है तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, उसे मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल तरीके से बताया है। कई बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं भैया 11th क्लास हमारी बर्बाद हो गई है। तो 11th बर्बाद हुई, 12th तो कम से कम ढंग से पढ़ो। 12th में तुम आधे आधे कॉन्सेप्ट छोड़ के पढ़ोगे, आधे आधे डाउट आधे आधे क्वेश्चन छोड़ के पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? एक बार वो जाके देख लो तो बहुत समझ में आएगा। वैसे बताए देते हैं यार, देखो इन्फिनाइट मतलब इसका रिलेशन और इसका जब हो इसका रेशियो बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल आना चाहिए, तब इसे इन्फिनाइट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वैसे इनसाइड द पेपर जा रही है तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी हो जाएगा क्या? μ0I 4π A। ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। ये दूरी क्या है? बेसिकली वायर से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, याद रखना। हमने क्या बोला है कि साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 रखो, वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी। यहाँ 90 की वैल्यू रखो और यहाँ 90 की वैल्यू रखो, 90 1 हो जाता है, तो आंसर आएगा μ0I/4πA × 2। आंसर आ जाएगा μ0I/2πA। मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ इतनी। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात यहाँ तक समझ में आ गई। क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे मान के चलते हैं कि इसमें से करंट हो रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, मान के चलते हैं कितनी, 2 मीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हम कहेंगे सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कि इतने की वैल्यू क्या होगी? तुम कहोगे 10⁻⁻7। हम कहेंगे 2 × I की वैल्यू कितनी है? 3 और A की वैल्यू कितनी है? 2। कैंसिल, 3 × 10⁻⁷ टेस्ला। कन्फर्म है? एक स्पेशल केस और हो सकता है कि
कि देखो ऐसे भी कहानी हो सकती है कि मान लो ये वायर है, और तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो एट द एंड, मतलब यहाँ निकालना चाहती हो। तो बेसिकली देखो ये अगर मान लो यहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लोगे तो ये φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, φ2 तो हो जाएगा 0। अब जो बचा वो बचा φ1, और हम मान के चल रहे हैं कि ये वायर है इनफिनाइट, तो ये φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, φ1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 मतलब 90। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आखिरकार मान के चलते हैं ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड द पेपर। तो हम क्या देखेंगे कि B इक्वल टू हो जाएगा म्यू I 4πa साइन π/2 प्लस साइन 0, ये 0 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πa साइन, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर वही कहानी मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास ये लेंथ है, इसमें से मतलब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 2 मीटर दूरी है, तो इसका जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10⁻⁻7 I की वैल्यू 3/2 1.5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। सिंपल सा हुआ कि नहीं हुआ है। अब कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है कि ए वाला एंगल φ2 की वैल्यू φ1 के एंगल के बराबर है, मतलब φ1 इक्वल टू φ2, इसको जनरल मान लेंगे हम 5। तब कंडीशन किस तरीके से होगी, हम कहेंगे कुछ नहीं, मेन इक्वेशन में रखो v इक्वल टू म्यू नॉट 4πa I साइन 5 प्लस साइन 5, आंसर देखने को मिलेगा म्यू नॉट I 2πa साइन 5। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो थीटा है, जो ये फाई की वैल्यू हम मान के चलते हैं 30 डिग्री, कितनी है 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कहीं करंट वही हो रहा है, बस मतलब देखो, तो हम क्या रखेंगे कि हम रखेंगे 10⁻⁻7 इंटू आई मतलब कितना है करंट 3 एम्पियर, 2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 ये कैंसिल, 1.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, देखो करंट अगर ये जा रहा है ऐसा तो इनसाइड द पेपर है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ऐसा कर दोगे तो ये आउटसाइड द पेपर हो जाएगी। बताएंगे डायरेक्शन कैसे निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। क्या बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हें थीटा नहीं दिया रहता गिवन, क्या तुम्हें थीटा की वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में तुम किस तरीके से इस आंसर को निकालोगे, वो भी एक चैलेंजिंग काम है, वो भी बताते हैं। दो कहानी तुम्हें समझनी इस तरीके से कि जैसे मान के चलते हैं क्या, कि मान के चलते हैं कि इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है, L लेंथ है, कितनी लेंथ है, L लेंथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी L/2। तो हम तुमसे पूछें कि ये मान लो ट्रायंगल बन गया है, हम बोलेंगे ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है, इसकी लेंथ L/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A है, ये मान लो थीटा फाई है, तो साइन फाई इक्वल टू क्या होता है, तुम बेसिक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है L/2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा L²/4 प्लस A²। तो इसको तुम ऐसे सिंपल से रख दोगे, क्या रखोगे L²/4 A², तो साइन फाई इक्वल टू L/2 अपॉन L² प्लस 4A²/2, 2 से 2 कैंसिल। अभी ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन सिंपल से करते रहना, 4A² प्लस L²। तो जहाँ हम क्या रख रहे थे, जहाँ साइन थीटा रख रहे थे, कि जहाँ म्यू नॉट I अपॉन 4πa 2 साइन, जहाँ 2 साइन थीटा था ना, ये साइन थीटा, इसकी जगह उठा के ये वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πa L अपॉन
4a² प्लस l²। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सिंपल सी तुम्हें ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इनफाइनाइट वायर है, तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया है? μ0I/2πa। तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a1 हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब तुम जितनी दूर लेते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ए की दूरी बढ़ेगी, बी की वैल्यू घट जाएगी। तो आखिरकार इसका ग्राफ तुम्हें किस तरीके से देखने को मिलेगा? यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मान लो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर, तो मैं ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली आता है कि आखिरकार किस तरीके का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इसको लगाओ थंब, राइट हैंड रूल ऐसे लगा दो। तो जैसे अगर मान लो तो ऐसे जाएगा ना, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट आ रहा है नीचे साइड तो डायरेक्शन होगा कैसा? क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो इस चीज़ को तुम याद भी कर सकते हो, अब जो भी तुम्हें सही लगे। क्या समझे? किस तरीके को तुम याद भी कर सकते हो कि अगर राइट हैंड देखो ऐसे लगाओ, जैसे मान लो टिप है तुम्हारे पास, टिप है ना, इसको थंब लगाओ, और जैसे जिस साइड कर्व हुई उंगलियां देखो, ये कर्व हो रही हैं, ये कर्व हो रही हैं, उस डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर ऐसे भी नहीं समझना तो वैसे समझो कि जिस डायरेक्शन में जो उंगली उठ रही है ना, ये देखो, ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये दूरी है पोजीशन वेक्टर की है, और ये जो दिखा रही उंगलियां ये दिखा रही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तुम इस तरीके से समझोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी हेल्प करने के लिए कम से कम 3 फ्रेंड को जरूर से जरूर शेयर करें। ये वाला क्वेश्चन हम बहुत स्पीड से करेंगे, इतनी स्पीड से करेंगे कि तुम्हें इसे समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ करने वाले, हम PQR 3 पॉइंट पे डिस्टेंस, 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले। इसमें से 10 एम्पीयर इस डायरेक्शन करंट, इसमें से 30 एम्पीयर करंट हो रहा। सबसे पहले निकालेंगे इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले जो वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा अपवर्ड होगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा क्रॉस होगा। तो इसका वजह से इसका मतलब ये है कि यहाँ बी नेट की वैल्यू क्या आ रही है? B1 माइनस B2। अगर तुम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है? 10 + 20 30 हो जाएगी। तो इसका तुम आंसर निकालोगे, बहुत सिंपल सा निकलने को आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा μ0I1 2πr1 माइनस μ0I2 2πr2। μ/2π कॉमन लो, पहले वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 20/r1 की वैल्यू 10, यहाँ इतनी, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 30/r2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? R2 की वैल्यू है 30। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। क्या है? 2⁻³ टेस्ला। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें आखिरकार काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। और जिसका डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड का, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका डायरेक्शन आएगा। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें लगता है B1 इज़ ग्रेटर देन B2। तो B1 का डायरेक्शन क्या था? B1 का डायरेक्शन था अपवर्ड, तो अपवर्ड। तो यहाँ मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन अपवर्ड। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर तुम यहाँ निकालना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनसाइड हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इसकी वजह से भी देखोगे, इस साइड भी इनसाइड है, इसको मतलब दोनों का हो जाएगा। बी नेट की वैल्यू हो जाएगी B1 + B2। इसका आंसर निकालोगे तुम्हें आसानी समझ में आ जाएगा। B1 + B2 की वैल्यू रखोगे तो सिंपल से रखोगे, क्या रखोगे? जो भी रखोगे रखते रहना, आंसर आ जाएगा है। अब ऐसे सेम टू सेम इस पॉइंट पे निकालते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा? इसकी वजह से इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा। इसकी वजह से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा क्या? इनवर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा, तो यहाँ जो निकालोगे तो बी नेट की वैल्यू आ जाएगी B2 - B1। और यहाँ जो भी ग्रेटेस्ट होते हैं उसकी वजह से डायरेक्शन दिया था। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।